नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IB24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर से खबर है जहां संगम और रंगमहल गार्डन में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। गार्डन में शादी के दौरान यहां पर हादसा हुआ है। आनंद फानन में गार्डन को पूरी तरह से खाली कराया गया। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्वालियर से ये बड़ी खबर है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। संगम और रंगमहल गार्डन में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। नासिर गौरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। नासिर, क्या अपडेट अभी? देखिए, अब एयरफोर्स से भी गाड़ियां बुलाई गई हैं, साथ ही SDRF की टीम है वो भी बुला ली गई है। वो भी आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही है। इसके साथ ही अब जो अंदर आग लगी हुई है उसका अंदर पहुंचने के लिए JCB से भी तोड़ाई की जा रही है। यानी कि जो आग लगी हुई है तो घुसा नहीं जा सकता है। ऐसे में जो उसकी जो लेयर है यानी कि दीवारें हैं उसको तोड़ने के लिए JCB मशीन है, 3 अलग अलग JCB मशीन लगी हुई है, उनको तोड़ा जा रहा है। उसके बाद अंदर घुसा जाएगा। लेकिन एक ऐसी भी खबर आ रही है कि जो मैरिज गार्डन है वहां पर आधार सिक्योरिटी के गार्ड के कुछ लोग थे, उनके फंसे होने की सूचना है, तो उनको भी निकालने की जो कोशिश है वो जारी है। उसी के लिए SDRF है एक लेयर तैयार कर रही है कि जिससे अंदर जा सके मैरिज गार्डन में। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जहां आग लगी संगम गार्डन में, वहां पर एक शादी फंक्शन चल रहा था और उस दौरान ही AC का जो ब्लोअर है वो फटा और उसके बाद आग संगम गार्डन से रंगमहल गार्डन पहुंची। ये शहर के बहुत बड़े गार्डन है जहां पर ये आग लगी है। लगभग लाखों रुपए का नुकसान है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इतने बड़े गार्डनों में कोई इंतजाम नहीं थे कि जिससे आग पर काबू पाया जा सका। अब लगभग 20 से ज्यादा गाड़ियां हो चुकी है। 10 जो आप बता रहे थे 10 से संख्या ये कुछ देर पहले की थी, लेकिन अब धीरे धीरे संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि एयरफोर्स से भी मदद ले ली गई है। SDRF की टीम है वो भी मौके पर पहुंच गई। तो कहा जा सकता है कि अभी भी आग पर काबू पाया नहीं गया। लगभग और वक्त लगेगा आग पर काबू पाने में। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। सामान्य सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक और नक्सल प्रभावित इलाकों में दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हुई। 18वीं लोकसभा के लिए तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर, राजस्थान की 12, यूपी की 8, मध्य प्रदेश की 6 पर वोटिंग हुई। उत्तराखंड, असम, महाराष्ट्र की 5 सीटों पर वोट डाले गए। बिहार में 4, पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर मतदान हुआ। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय की 2 सीटों पर वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश की 6 सीट, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट पर वोट डाले गए। MP की 6 सीटों पर कुल 88 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में लॉक हो गई। इधर छत्तीसगढ़ में बस्तर सीट के लिए कुल 11 उम्मीदवारों के लिए जनता ने अपना फैसला EVM में दर्ज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, पहला चरण बढ़िया प्रतिक्रिया, आज वोट देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। आज के मतदान से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिल रही है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। यह स्पष्ट है कि पूरे भारत में लोग रिकॉर्ड संख्या में NDA को वोट कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद मतदान दल के वापस लौटने का सिलसिला जारी है। पोलिंग पार्टी कोंडागांव के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बेंचा और कड़ेनार से वापस लौट आई है। पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ से हेलीकॉप्टर के जरिए वापस आई। वहीं नारायणपुर के नक्सली इलाके से मतदान दल के लौटने का सिलसिला जारी है। सफल पोलिंग कराकर वापस लौटने पर कोंडागांव कलेक्टर और SP ने गुलाब का फूल देकर मतदान दल का गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया। और ये सारी प्रक्रिया करने के बाद ही ये घर जाते हैं। मतदान खत्म हुआ 3 बजे तक सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रारंभ हो गया था और उसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों पे शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न हुआ है। एवं जिले में 3 बजे तक का जो रिपोर्ट प्राप्त हुआ है 71% मतदान हुआ है। मतदाताओं में सुबह से ही बहुत अच्छा रुझान जो है देखने को मिल रहा था। सभी पार्टियां वापस आना शुरू हो गई हैं। सभी पार्टियां सकुशल वापस आ रही हैं एवं सभी को रिसीविंग करके जो है शांतिपूर्ण मतदान को संपन्न कराया गया। नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान का समय जो है सुबह 7 बजे से 3 बजे तक का रखा गया था और नारायणपुर जिले में जो हाई सेंसिटिव मतदान केंद्र बनाए गए थे वहां पे पोलिंग पार्टियों को सेफली जो है चॉपर से पहुंचा दिया गया था। नारायणपुर कलेक्टर हमारे साथ मौजूद है। सर, मतदान की स्थिति जानना चाहेंगे, कैसा रहा मतदान जिले का?
मतदान जो है यहाँ शांतिपूर्ण रहा, अच्छी व्यवस्था रही और शांतिपूर्वक से संपन्न हुआ। कितने प्रतिशत मतदान हो ये गया तो सर? अभी जानकारी आ रही है, रिमोट एरिया से सब जानकारी आ रही है और लगभग जो हमें मिला है वो 64% तक का है। ये तो अनुमानित है, आगे और बढ़ सकता है। मतदान दलों को देखा जाए सर, मतदान दल जो है 3 दिन पहले से भी गए हुए थे और कुछ 1 दिन पहले पहुंचे थे, वो सारे लौट आए, मशीनें सारी आ गई। हाँ, लौट आए हैं और कुछ पार्टियां भी और आना बचा है, कंटिन्यू जारी है। लगभग पहुंच ही गए हैं, पूरा टीम पहुंच गई है। तो सारी टीमें जो है वो लगभग पहुंच गई है और कुछ टीमें जो है जो हाई सेंसिटिव इलाकों में जिनको चॉपर से एयरलिफ्ट करके वहां तक पहुंचाया गया था, उनको लाने की उनका ही आना अभी तक बचा हुआ है। नारायणपुर जिले में अभी तक अनुमानित जो है वो 64.28% जो है मतदान हुआ है। कल बाकी जो टीमें आएंगी और सारी स्क्रूटनी करने के बाद ये समझ में आएगा कि जिले में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। अशफाक अहमद, IBC 24, नारायणपुर। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मतदान की पल पल की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने यहां का जायजा लिया। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, नए नए इनोवेशंस होते जा रहे हैं। एक समय था जब मतदान केंद्र 400-500 किलोमीटर दूर थे, लेकिन उन तक निगरानी करना आसान नहीं होता था, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इसे आसान बना दिया है। आज अब हम आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो बस्तर जो अति संवेदनशील लोकसभा है वहाँ पर जो मतदान हो रहा है, किस प्रकार से मॉनिटरिंग की जा रही है। सर, एडिशनल CEO सर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अपूर्व जी हैं सर, किस तरीके से आप लोग वेबकास्टिंग करें, थोड़ा बताएंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जितने पोलिंग स्टेशन है 24,109, उसके 50% मतदान केंद्रों पे होगा। बस्तर में क्योंकि 1961 है तो कुल हमारे यहाँ पर बस्तर में फ़ेज़ 1 में 811 पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग हो रहा है। वेबकास्टिंग का सीधा मतलब ये है, पोलिंग स्टेशन में जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है उसका CCTV के माध्यम से वीडियो कैप्चर हो रहा है और वीडियो सर्वर पे जा रहा है। सर्वर पे हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर रहे हैं और कोई भी रिमोट लोकेशन से हम वीडियो एक्सेस करके रियल टाइम मॉनिटरिंग हम पोलिंग स्टेशन का कर सकते हैं। इसमें कुछ ऑडियो का भी प्रावधान है, यदि आवश्यकता पड़ी तो कुछ निर्देश देना हो तो सर? जी, ऑडियो वन वे है, पोलिंग स्टेशन के ऑडियो हम सुन सकते हैं, लेकिन हमारे निर्देश CCTV के माध्यम से नहीं जा पाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये जो व्यवस्था है वेबकास्टिंग की, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? वो राय ज़रूर कमेंट कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। IBC 24 के YouTube चैनल के लिए कैमरा में नरेंद्र मार्कंडे के साथ मैं स्टार जैन। प्रथम चरण का मतदान निपटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के लिए युद्ध स्तर की तैयारी शुरू कर दी। स्टार प्रचारकों के लगातार दौरे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में 3 चुनावी सभा वो करेंगे। योगी आदित्यनाथ 11:45 पर लखनऊ से रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से रवाना होकर 12:25 पर राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के कुबरदा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहां से रवाना होकर 2:30 बजे कोरबा पहुंचेंगे, वहां चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 3:50 पर यहां से निकलकर बिलासपुर पहुंचेंगे। यहां भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बिलासपुर से निकलकर रायपुर आएंगे और यहां से 5:20 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। वहीं पीएम मोदी 23 और 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। 23 अप्रैल को सक्ती और धमतरी में और 24 को अंबिकापुर में भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की 21 तारीख को 3 सभाएं हैं, खुज्जी में, बेलतरा में और आपका कोरबा में। ऐसे ही माननीय HM साहब का कार्यक्रम कांकेर लोकसभा में कांकेर में बना हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी की एक सभा है और पार्टी के प्रमुख नेताओं से बैठकें भी हैं। बस्तर में पहले चरण के चुनाव की समाप्ति के बाद अब बीजेपी दूसरे और तीसरे चरण के लिए तैयारियां तेज कर दी है। सीएम विष्णुदेव साय कोरबा पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम साय ने कहा कि यह कोई आम चुनाव नहीं है, देश को विकास की राह पर दौड़ाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। कांग्रेस छोड़कर आने वालों पर कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज हो गया, इसलिए ये लोग सुरक्षित स्थान में आ रहे हैं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी हमारी प्रत्याशी के समक्ष
ठगरा पार्टी, लबड़ा पार्टी है ना, 5 साल ठगीस की नहीं सरकार में, कई ठन वादा करे रही, 36 ठन वादा करे रही छत्तीसगढ़ में, 5 साल में एक वादा पूरा हुई, एक भी वादा पूरा नहीं हुई, बल्कि छत्तीसगढ़ 5 साल में क्या बना दिन, भ्रष्टाचार के घर बना दिन। रायपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने शुक्रवार को नामांकन रैली निकाली। जिला कांग्रेस कार्यालय से रैली शुरू हुई जो मालवी रोड, जय स्तंभ चौक, शास्त्री चौक और घड़ी चौक होते हुए कलेक्ट्रेट में समाप्त हुई। रैली में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि प्रदेश के पदाधिकारी इस रैली से गायब दिखे। कांग्रेस के सह प्रदेश प्रभारी चंदन यादव जरूर कुछ देर के लिए रैली में शामिल हुए। विकास उपाध्याय ने कहा कि रायपुर की जनता को उन्हें भरपूर आशीर्वाद मिल रहा। देखिए, जनता के बीच में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर बहुत गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में सिर्फ यही जनता को दिया है। इन 10 साल की सरकार ने गरीब, इस प्रदेश के गरीब को और गरीब बनाने का काम, देश के लोगों को गरीब से और गरीब बनाने का काम किया है। आज हम सामूहिक नेतृत्व में, सामूहिक प्रयास में जा रहे हैं नामांकन दाखिल करने। मैं समझता हूँ यही कांग्रेस की ताकत और यही जीत दिलाई। होशंगाबाद की इटारसी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया। पुरानी इटारसी से सीएम का रोड शो शुरू हुआ जो बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए जयस्तंभ चौक पर पहुंचा, जहां सीएम मोहन ने एक आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक अपने शासनकाल में कुछ नहीं किया। कांग्रेस देश को खा गई, जनता कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के मंदिर में 70 साल अड़ंगा लगाया। ये हमसे कहते कि हम देश में जहर बोलते हैं। अरे पाप तो कांग्रेसियों तुमने तुम्हारे माथे पे किया है, देश का बंटवारा करके। अरे आपके कर्मी से आपको कभी वोट मिलने वाले नहीं है। सतना में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। चुनाव के एक हफ्ते पहले कांग्रेस छोड़ने की वजह पार्टी में उपेक्षा और अपमानित होना बताया। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी में लगातार गुटबाजी देखने को मिल रही है और नेताओं पर एक पक्षी कार्रवाई की जाती है। वहीं बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर मनीष तिवारी ने कहा कि समाज सेवा के लिए किसी दल का होना जरूरी नहीं है। पिछले एक दशक से कांग्रेस पार्टी में हम अपने को उपेक्षित और घुटन महसूस कर रहे हैं और बहुत सोच विचार के एक लंबे समय के बाद हमने आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, क्योंकि समाज सेवा के क्षेत्र में रहने के लिए कोई न कोई दल जरूरी है। शहरी विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शुक्रवार को सतना जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मैहर और सतना में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील के साथ ही पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सतना में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव देश को आगे बढ़ाने का चुनाव है। हमारे देश में कुंभ के मेले होते हैं, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन इस सनातन परंपरा को इंडी गठबंधन के लोग डेंगू की बीमारी बताते हैं। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही निमंत्रण पत्र दिया, सबको हमारे यहाँ कुंभ का मेला लगता है, सारी दुनिया से लोग आते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा है। क्या है? जोर से बोलिए। पर यदि इस सनातन परंपरा को इंडी गठबंधन के लोग जिसके साथ कांग्रेस बैठी हुई है, यदि वो कहे यह डेंगू की बीमारी है, क्या इसको बर्दाश्त करना चाहिए ना? जिस तरह से माननीय मोदी जी गांव, गरीब, किसान के और देश की रक्षा के लिए, तो जनता ने मन बना लिया है कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को 411, 415 के आसपास सीटें देंगे। दूसरे चरण के मतदान में अब महज 6 दिन का ही वक्त बचा है। रीवा में इसी चरण में मतदान होना है। ऐसे में राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंकने से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती रीवा पहुंची, उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। मायावती ने लोगों से बीएसपी प्रत्याशी अभिषेक पटेल के पक्ष में वोट करने की अपील की। सभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों पर जमकर हमला बोला। सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी, समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे। बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने
वे बचाने आदि में ही लगी रही है। धार की भोजशाला में 29वें दिन एएसआई की टीम ने 6 घंटे सर्वे का काम किया। टीम सुबह 6 बजे अंदर आई थी। शुक्रवार होने के कारण लगभग 12 बजे वापस आ गई। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दोपहर 1 से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा की। हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा ने बताया कि शुक्रवार होने से गर्भगृह में काम नहीं हो सका, केवल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और स्तंभों की स्केचिंग और साफ सफाई का काम हुआ। आज गर्भगृह में काम नहीं हुआ क्योंकि फ्राइडे था, तो वहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था को देखते हुए केवल गर्भगृह में फोटोग्राफी और उनकी नाप तो जो उनका खंभों का चल रहा है, डिजाइन का स्केचिंग बन रहा है, वह का ही चला। लेकिन पीछे पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में बाकी काम जो कल चल रहे थे वो काम आगे बढ़े। माननीय उच्च न्यायालय ने भी बोला था कि आप इस तरह सर्वे करें कि किसी तरह का भी कोई नुकसान वहाँ पर नहीं हो इमारत को। तो इन लोगों ने हमारी मस्जिद का, हमारी इमारत का मूल स्वरूप परिवर्तित कर दिया है। ये बहुत घोर आपत्तिजनक है। उच्च न्यायालय के और उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए उन लोगों ने खुदाई की, जो हमारी बहुत बड़ी आपत्ति थी। और पिछले दिनों भी हमने ये आपत्ति वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष दी है, लेकिन अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ और वो लोग खुदाई पर खुदाई किए जा रहे हैं। तो इस संबंध में हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष जाएंगे। रायगढ़ शहर के लिए प्रस्तावित अमृत मिशन फेज 2 पर एक बार फिर से ग्रहण लग गया। आचार संहिता के चलते योजना के लिए राशि की स्वीकृति अटक गई। ऐसे में इस गर्मी में भी फेज 2 का काम शुरू नहीं हो पाएगा। स्थिति है कि शहर की एक बड़ी आबादी को जल संकट से जूझना पड़ेगा। रायगढ़ नगर निगम शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए अमृत मिशन के नाम पर 164 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। अमृत मिशन त्रुटिपूर्ण एक प्राक्कलन पूर्व में आया हुआ था। जो खामियां थी उस खामियां को फेज 2 के नाम से नगर निगम द्वारा एक प्राक्कलन तैयार किया गया है, जो पूर्व में परिषद द्वारा स्वीकृति लेके उसको राज्य शासन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शहर सरकार ने कभी भी एक समुचित एक ऐसा प्रयास होना चाहिए जो वास्तव में आम जनता को जिसका लाभ मिले, ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता है। निश्चित रूप से शहर सरकार अपने कामों को लेकर के केवल शहर सरकार आम जन को केवल बेवकूफ़ बनाने का काम को करी है। देवास जिले के केवनी अभ्यारण्य में बाघिन मीरा और बाघ युवराज अपने 3 शावकों के साथ घूमते नजर आए। बाघों का यह वीडियो ट्रैप कैमरे में कैद हुआ। अभ्यारण्य प्रबंधन ने देर शाम यह जानकारी साझा की। केवनी अभ्यारण्य में बाघ युवराज और बाघिन मीरा से हुए 3 शावक केवनी अभ्यारण्य की शान बढ़ा रहे हैं। इंदौर में तेज गर्मी के चलते लोगों के साथ जानवर भी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में इंदौर के कमला नेहरू जू ने पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। प्रबंधन ने जानवरों के पिंजरों में पंखे, कूलर, ग्रीन नेट्स और घास लगाई है, लेकिन जानवरों को सबसे ज्यादा आनंद वाटर बॉडी में खेलने में मजा आ रहा है। चिड़ियाघर में छोटे जानवरों से लेकर हाथी, शेर, बाघ तक गर्मी दूर भगाने के लिए पानी में खेल रहे हैं। गर्मी को ध्यान में रखते हम लोग बहुत सारी व्यवस्थाएं करते हैं और ताकि हमारे एनिमल कंफर्ट जोन में रहे। जो मेन प्रॉब्लमेटिक जो बातें रहती है उसमें मेनली रेप्टाइल्स जो रहते हैं वो उनको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है हमको, क्योंकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते और इस कारण उनको आर्टिफिशियल टेम्परेचर देना पड़ा। ग्वालियर के 2 मैरिज गार्डन में भीषण आग लग गई। आग की शुरुआत संगम मैरिज गार्डन से हुई और उसके बाद रंगमहल गार्डन तक पहुंच गई। हादसे के वक्त संगम मैरिज गार्डन में सगाई का फंक्शन चल रहा था। इस दौरान एसी का ब्लोअर फटा और आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। ग्वालियर के रंगमहल गार्डन और संगम गार्डन में ये आग लग गई है और आप देख सकते हैं कि ये जो आग थी, एक शादी का फंक्शन चल रहा था, उसी बीच में ये आग थी वो लगी और उसके बाद एक गार्डन जो है संगम गार्डन वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी आग की लपटें आपको दिखाई दे रही है और पूरा आपको जो नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह से आग है अभी भी लगातार भड़कती जा रही है और ये आग बेकाबू होती जा रही है। लगभग 15 से ज़्यादा गाड़ियाँ को पानी फेंक चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आग पर
अभी तक काबू नहीं पाया गया है। तो आप देखेंगे कि ये बाहर से आपको दृश्य दिखा रहे हैं, आपको देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ये आग है और आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला, नगर निगम का अमला, पुलिस प्रशासन सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, ये वो गार्डन है जहाँ पर आग की लपटें दिखाई दे रही है और इसके गार्डन के अंदर एक शादी का फंक्शन चल रहा था, बीच में रोका गया और उसके बाद आनन फानन में जो लोग थे इस फंक्शन में मौजूद थे उनको निकाला गया और उसके बाद अभी स्थिति ये है कि आग लगातार भड़कती जा रही है। एक इस तरह से और किसी की भी मदद ली गई है? बिल्कुल, हम लोग बहुत जल्दी एक्टिवेट हो गए थे और इसका स्केल देख करके हमने असेस कर लिया था कि हमको जो भी संभव आसपास से मदद लगेगी। हमने एयरफोर्स की वाहनों को भी बुलाया है, बीएसएफ टेकनपुर की भी टीम यहाँ पर आ गई है, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर आ गई है और साथ में हमारे जितने भी नगर पालिका है, नगर परिषद है, वहाँ की भी सारी फायर ब्रिगेड्स ऑन द वे हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द इसको हम कंट्रोल कर लें। फंक्शन चल रहा था, सब लोग निकल आए टाइमली और टाइमली एक्टिव हो गया प्रशासन, नहीं तो बहुत बिल्कुल फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा रही कि लोग समय से निकल गए और ऐसी आशा करते हैं कि कोई एक भी इसमें कैजुअलिटी हमें ना पता लगे। देख सकते हैं कि सेना की भी मदद ले ली गई है, एयरफोर्स से है वो, फायर ब्रिगेड की टीम है वो पहुंची हुई है, उसके साथ ही एसडीआरएफ की टीम है वो भी पहुंची हुई है और आपको हम दिखा रहे हैं ये वही लोकेशन है, यानी कि दूसरा हिस्सा दिखा रहे हैं आपको जहां पर आग अभी भी लगी हुई है, उसको बुझाने की कोशिशें है लगातार जारी है और जिस तरह से आग पर काबू पाने की कोशिश पुलिस और प्रशासन के साथ साथ नगर निगम जो फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो लगा हुआ, लेकिन सबसे हैरत की और बात यही है बार बार उठ रही है कि इनके पास क्यों इंतजाम नहीं थे। इतना बड़ा मैरिज गार्डन चला रहे हैं लेकिन इनके पास क्यों इंतजाम नहीं थे, क्योंकि फंक्शन चल रहा था, लगभग 200 से 300 से ज़्यादा आदमी यहाँ पर मौजूद थे। अगर टाइमली पुलिस और प्रशासन और फायर ब्रिगेड का अमला एक्टिव नहीं होता तो शायद बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए आग पर काबू पाने के लिए अब एसडीआरएफ की टीम है वो भी आ गई है मौके पर और एयरफोर्स के स्टेशन से भी फायर ब्रिगेड मांगी गई है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी भी आग जो है अभी भी अपना भीषण रूप ली हुई है, उसको बुझाने की जो कोशिशें हैं लगातार जारी हैं और उसमें आप देखेंगे कि एसडीआरएफ का जो अमला है वो भी यहाँ पर पहुँच गया है और जिस तरह से एक बड़ी कहा जा सकता है बड़ी आग है और देखिए आप एयरफोर्स के भी लोग हैं उनको बुझाने की जो कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन आग है लगातार वो बढ़ती जा रही है क्योंकि पहला आपने देखा होगा कि पहला जो संगम गार्डन था वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और उसके बाद अब ये जो आग है रंग महल गार्डन में भी पहुंच चुकी है। हालात ये है कि कलेक्टर, एसपी, निगम कमिश्नर, आईजी सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पर आग को अभी भी काबू पाने की जो कोशिश है वो जारी है, लेकिन आग पर फिलहाल काबू नहीं पाया जा सका है। तो एक कहा जा सकता है कि निगम के डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ में मौजूद है। भाई साहब अभी तक कितनी गाड़ियों से पानी फेंका जा चुका है? अभी 12 गाड़ियां लगातार चालू हैं जिसमें 4 गाड़ियां रिपीट कर चुके हैं और अभी लगभग करीब 16 गाड़ी पानी लग चुका है और बाकी अभी करीब 12 गाड़ियां एक साथ दे रही हैं। एयरफोर्स की भी गाड़ी आ गई है और पुलिस मालनपुर भी आ चुका है। भाई साहब कैसे आग का कुछ पता चल पाया कि लगी कैसे है? आग जो संगम वाटिका में जो एसी लगे हुए तो एसी में ब्लास्ट हुआ है, शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी हुई है और वो उसके कारण फिर आग दौड़ती चली गई और क्योंकि सब ज्वलनशील पदार्थ संगम वाटिका और ये रंगमहल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये आग है लगातार उसकी लपटें हैं बढ़ती जा रही है और आप जेसीबी से जो जहां पर आग लगी हुई है उसको तोड़ा जा रहा है, उस टीन शेड को हटाया जा रहा है जिससे आग पर काबू पाने के लिए जो फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो पहुंच सके, लेकिन फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और आप देख सकते हैं कि एयरफोर्स की जो टीम है उसके साथ एसडीआरएफ की जो टीम है सारी टीमें लगी हुई है। कोशिश यही है कि कैसे भी करके जो काबू पाया जा सके और उसी जद्दोजहद में लगे हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी फेंका जा चुका है, लेकिन अभी भी फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस आग में लाखों का नुकसान हुआ है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।